नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद दौरे की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कल गाजियाबाद दौरा है। इस दौरान कल गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। उपचुनाव में पन्ना प्रमुखों संग अहम बैठक करेंगे। कल शाम 4 बजे सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में यह बैठक होगी, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। मतदान से पहले रोड शो और जनसभा भी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा है। कल यानी 8 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत गाजियाबाद से करेंगे। ऐसे में कल गाजियाबाद का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी पन्ना प्रमुखों के साथ अहम बैठक करेंगे। शाम 4 बजे के करीब यह अहम बैठक होगी। मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद में रोड शो और जनसभा भी होगी। तो यूपी में 9 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में 20 नवंबर को इन 9 सीटों पर वोट पड़ेंगे। हालांकि गाजियाबाद की खैर सीट पर भी मतदान होना है, उपचुनाव होना है। ऐसे में अपने प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से ही करेंगे। यानी चुनावी शंखनाद कहीं और नहीं बल्कि गाजियाबाद से सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। ऐसे में गाजियाबाद का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उपचुनाव में पन्ना प्रमुखों की भूमिका को लेकर और पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक भी करेंगे। कल शाम 4 बजे बैठक होगी। मतदान से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का यह भव्य रोड शो और जनसभा का भी कार्यक्रम है। तो गाजियाबाद की खैर सीट, इस पर उपचुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। वहीं 9 नवंबर को आकांक्षा हाट का शुभारंभ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आईजीपी में इसका उद्घाटन करेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यानी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 8 नवंबर को आकांक्षा हाट का सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आईजीपी में इसका उद्घाटन करेंगे और इस आकांक्षा हाट से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। तो जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख फोकस महिलाओं पर है। महिलाओं को किस तरह से सशक्त बनाया जा सके, महिला सशक्तिकरण की ओर यूपी को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इसी को देखते हुए और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ 9 नवंबर को आकांक्षा हाट का शुभारंभ करेंगे। इससे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आईजीपी में इसका उद्घाटन करेंगे। तो महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, महिलाओं को किस तरह से सशक्त बनाया जा सके, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकांक्षा हाट का शुभारंभ करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रतापगढ़ का दौरा है। पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के घर जाएंगे सीएम। साथ ही श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे के करीब करमाही तहसील पट्टी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज छठ पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही राजधानी लखनऊ में छठ पर्व पर बड़ा आयोजन किया जा रहा है। शाम 5 बजे लक्ष्मण मेला मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो आज का अगर कार्यक्रम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बताए तो सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे।
पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के घर वो जाएंगे, जहां श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वहीं दोपहर 3 बजे के करीब करमाही तहसील पट्टी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां आज छठ पर्व के आगाज के साथ ही कार्यक्रम का आयोजन हो रखा है, उसका सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। राजधानी लखनऊ में छठ पर्व पर बड़ा आयोजन किया गया है। शाम 5 बजे लक्ष्मण मेला मैदान सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहीं अगर कल बात करें तो कल यानी 8 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे और वहां प्रचार प्रसार करेंगे। गाजियाबाद सीट विधायक अतुल गर्ग के सांसद बनने के बाद खाली हो गई थी, जिसके साथ ही गाजियाबाद सदर सीट पर उपचुनाव होना है, यानी अपने प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से करेंगे। वहीं अगर आज के उनके कार्यक्रम की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रतापगढ़ दौरा है। पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के घर वो जाएंगे, श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। साथ ही दोपहर 3 बजे के करीब करमाही तहसील पट्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आज छठ पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन वहां किया गया है, उस कार्यक्रम का सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। साथ ही राजधानी लखनऊ में छठ पर्व पर बड़ा आयोजन किया गया है, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वहीं यूपी सचिवालय में कर्मचारियों के काम को लेकर अब सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों के काम के घंटों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। 51 दिनों में 433 घंटे से कम होने पर अब अधिकारियों को जवाब देना होगा। इस दौरान सचिवालय प्रशासन ने अफसरों को पत्र भी भेजा है। अफसर खुद और अपने कर्मचारियों को का स्पष्टीकरण देंगे। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि जिस तरह से यूपी सचिवालय में कर्मचारियों के काम को लेकर अब सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों का काम के घंटों को लेकर प्रशासन जो है सख्त हो गया है, यानी 51 दिनों में अगर 433 घंटे से कम अगर किसी ने काम किया है, किसी कर्मचारी ने काम किया है, तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। सचिवालय प्रशासन ने अफसरों को इस संबंध में पत्र भी भेजा है और अफसर खुद और अपने कर्मचारियों का स्पष्टीकरण देंगे। यानी यूपी सचिवालय में कर्मचारियों के काम के घंटों को लेकर अब प्रशासन की तरफ से सख्ती बरतना शुरू हो गया है, सख्ती इख्तियार की गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सचिवालय प्रशासन ने इस संबंध में अफसरों को पत्र भी लिखा है। अगर 51 दिन में 433 घंटों से कम अगर किसी कर्मचारी ने काम किया है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए मंजूरी को जरूरी कर दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रावधान ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों की रक्षा के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ केस चलाने से पहले सरकार के संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत प्रावधान है कि सरकारी अधिकारियों और जजों के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है। यह प्रावधान अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी लागू होता है। तो सरकारी कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए मंजूरी जरूरी कर दी गई है। पीएमएलए में भी यह प्रावधान लागू होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कोई भी सरकारी अधिकारी के लिए अब यह प्रावधान जो है लागू होगा। सरकारी कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए अब सरकार से मंजूरी जरूरी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, सरकारी कर्मचारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए मंजूरी को जरूरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रावधान ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों की रक्षा के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ड्यूटी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ केस चलाने से पहले सरकार के संबंधित अथॉरिटी में मंजूरी लेना जरूरी है।
कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत प्रावधान है कि सरकारी अधिकारियों और जजों के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है, लेकिन यह प्रावधान अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए में भी लागू होगा। वहीं अब बात लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां लखनऊ में लगातार डेंगू का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 45 नए मरीज मिले हैं। जनवरी से लेकर अब तक अगर बात की जाए तो 2195 मरीज सामने आए हैं। मलेरिया के अब तक 475 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अलीगंज, इंदिरा नगर, चंदर नगर में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि डेंगू का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम प्रशासन के दावों के बावजूद, क्योंकि बार बार फॉगिंग की जा रही है, कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि डेंगू के मच्छरों को नियंत्रित किया जा सके, डेंगू की रोकथाम की जा सके, लेकिन उन तमाम दावों की पोल खोलते हुए लखनऊ में लगातार डेंगू के मामले जोर पकड़ रहे हैं। ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो डेंगू के 45 नए मरीज सामने आए हैं, लेकिन जनवरी से अब तक की अगर तुलना हो तो 2195 मरीज सामने आए हैं। मलेरिया के अब तक 475 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं मलेरिया से। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो सबसे ज्यादा इलाके प्रभावित हो रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, उसमें अलीगंज, इंदिरा नगर, चंदर नगर शामिल है, साथ ही सिविल जुबली, सिल्वर जुबली, टुंडियागंज, रेड क्रॉस, एनके रोड में भी ये मरीज मिले हैं। तो डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा अलग अलग तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जगह जगह फॉगिंग की जा रही है, डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद डेंगू का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ में बीते 24 घंटे में डेंगू के 45 नए मरीज सामने आए हैं, जो अपने आप में चिंताजनक है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की अगर बात करें तो जिला अस्पतालों में स्पेशल बेड और वार्ड डेंगू के मरीजों के लिए बनाए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ से कर लेते हैं खबर की, जहां लखनऊ में पूर्व मंत्री भगवती सिंह के निजी सचिव अजय सिंह पर हमला हुआ है। भगवती सिंह के निजी सचिव पर हमले में वो घायल हो गए हैं। लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। तो लखनऊ से एक खबर, जहां पूर्व मंत्री भगवती सिंह के निजी सचिव पर हमला हुआ है। पूर्व मंत्री के निजी सचिव है अजय सिंह, और ऐसे में बीकेटी इंटर कॉलेज में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि हमला क्यों हुआ, किसने किया, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो लखनऊ में पूर्व मंत्री भगवती सिंह के निजी सचिव अजय सिंह पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। भगवती सिंह के निजी सचिव पर हमले में वो घायल हो गए। हालांकि लोगों ने उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह हमला किसने किया और किसने करवाया, और आखिर इसके पीछे मकसद क्या था, इसको लेकर फिलहाल कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है, ना कुछ सामने आया है। तो लखनऊ में पूर्व मंत्री भगवती सिंह के निजी सचिव पर जानलेवा हमला हुआ। कुछ बदमाशों ने यह हमला किया। वहीं इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि यह हमला किसने कराया, इसके पीछे मंशा क्या थी, इस सब की पुष्टि और खुलासा भी नहीं हुआ है। खबर बाराबंकी से है, जहां छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को लेकर बाराबंकी पुलिस सतर्क नजर आ रही है। बाराबंकी जिले में छठ पूजा पर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम के साथ सीओ ने चेकिंग अभियान भी चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान गुजरने वाली ट्रेनों और बस स्टेशनों पर यात्रियों का सामान भी चेक किया गया। हालांकि डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। पुलिस की सघन चेकिंग को देखकर यात्रियों में सुरक्षा का
प्रभाव रहा। तो बाराबंकी से खबर, जहां छठ पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे में पुलिस ने जगह जगह, खासकर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन में चेकिंग अभियान भी चलाया। डॉग स्क्वाड की टीम ने भी वहां पर सघन चेकिंग की। बस और रेलवे स्टेशन पर लोगों की चेकिंग की गई, उनके सामान को भी खंगाला गया। हालांकि चेकिंग के दौरान कुछ भी संदिग्ध पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। खबर अमरोहा से है, जहां स्टंटबाजी का जानलेवा खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, 2 ट्रैक्टर चालकों का स्टंट करते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों सड़क पर जमकर हुड़दंग काटते नजर आए, जिससे सड़क पर आगमन भी थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो गया। दोनों स्टंटबाज अपने साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये वायरल वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहां स्टंटबाज आखिर कब बाज आएंगे, ये सवाल बरकरार है, क्योंकि स्टंटबाजी का जो आतंक है या जो जोखिम है वो बढ़ता जा रहा है। ट्रैक्टर चालकों का स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 2 ट्रैक्टर चालक स्टंट करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सड़क पर जमकर इन्होंने हुड़दंग भी काटा। स्टंटबाजी का जानलेवा खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 ट्रैक्टर चालक स्टंटबाजी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं इनके हुड़दंग के चक्कर में काफी देर तक जो यातायात है वो भी प्रभावित रहा। वहीं देवरिया जिले में आए दिन जमीनी विवाद बढ़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि देवरिया में एक ही जमीन पर दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं और मारपीट कर ले रहे हैं। बता दें कि ऐसे सैकड़ों मामले जनपद में देखने को मिलते हैं, उसके बाद भी राजस्व विभाग इसका संज्ञान नहीं ले पा रहा है। ताजा मामला देवरिया जनपद का है, जहां देवरिया जनपद के खजूरिया गांव का यह मामला है, जहां पर 2 पक्षों में ईंट रखने को लेकर विवाद हो गया और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं देवरिया से। वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और उसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच आपस में कई तरह से लाठी डंडे चले। मामूली विवाद को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद जमकर 2 पक्ष के लोगों ने जमकर डंडे भाजे। वहीं अब बात देहरादून से बड़ी खबर की कर लेते हैं। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के निजी सचिव से अभद्रता का मामला सामने आया है। बॉबी पनवार और 2 साथियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगा है। गाली गलौज और मारपीट करने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई है। निजी सचिव ने एसएसपी अजय सिंह से इस मामले की शिकायत की है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से पूरा मामला, जहां देहरादून से बड़ी खबर, जहां ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के निजी सचिव से अभद्रता की गई। बॉबी पनवार और 2 साथियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगा है। गाली गलौज, मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस दौरान ऊर्जा विभाग के सचिव के निजी सचिव ने एसएसपी अजय सिंह से मामले की शिकायत की है। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां बॉबी पनवार और 2 साथियों पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगा है। गाली गलौज और मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगा है। तो ऊर्जा विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, उनके निजी सचिव से अभद्रता का यह पूरा मामला सामने आया है। वहीं चुनाव आयोग के द्वारा उपचुनाव की तिथि बढ़ाने से प्रत्याशियों में काफी खुशी है। अनुजेश यादव का कहना है कि जो डेट बढ़ाई गई है उससे हमें फायदा मिलेगा। अब 20 तारीख तक का समय बढ़ गया है।
पहले मैं हर जगह नहीं पहुंच पाता, अब मैं हर क्षेत्र में पहुंच सकूंगा। अनुजेश यादव ने कहा कि खून के रिश्ते तो खत्म नहीं होंगे, गलत तो वही लोग बोले हैं। मैंने तो जब से पार्टी छोड़ी तब से किसी के खिलाफ गलत नहीं बोला। मैं तो अपनी जनता के बीच में चल रहा हूं, जनता के आशीर्वाद पर चल रहा हूं। तो बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट से अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इस दौरान अनुजेश यादव ने कहा कि 20 नवंबर तक की जो तारीख बढ़ाई गई है उपचुनाव में, उसके लिए और ज्यादा समय उन्हें तैयारियों के लिए मिलेगा। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है तब से मैंने किसी के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोला, गलत तो वही लोग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुजेश यादव चुनावी मूड में है। यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 20 नवंबर को वोटिंग है। ऐसे में सभी जो प्रत्याशी हैं वो पूरे दमखम के साथ और जोर शोर के साथ चुनावी रण में उतरे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुजेश यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो समय बढ़ाया गया है, जो अब चुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होनी है, उससे उन्हीं को फायदा है और अब वो ज्यादा क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार कर पाएंगे। फायदा मिलेगा ही हमको। 20 तारीख को बढ़ गया टाइम, तो मुझे और क्षेत्र में घूमने का, जो सब जगह नहीं पहुंच पाता, तो मुझे उम्मीद है हर जगह पहुंच जाऊंगा मैं, हर समाज, हर वर्ग में पहुंच जाऊंगा पहले। मेरी बात सुनो, मेरी जनता पे भरोसा है। जो लोग इन पे क्या ठेकेदारों कुछ नहीं, मैं जनता से सीधे मिल रहा हूँ, तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देख रहे हो सब जगह पूरा यादवों गाँव है। तो मैंने मुझे जब बुरे वक्त में मेरा साथ दिया इस पूरी नया पंचायत ने, मुझे उम्मीद है ये नया पंचायत टॉप जाएगी। हाँ, मैं 15-20 जनसभा रोज कर लेता हूँ। माँ अलग कर रही है, बेबी भी उन्होंने कल की थी। अच्छा, वो भी कहाँ कल गई थी 5-6 गाँव जगह। ये क्या मतलब, ये तो सब बचने वाली बातें हैं, ये नहीं कुछ, ये तो बचाव करने की। फिर भतीजे के खिलाफ लड़े और कुछ भी किया, ये कुछ नहीं, ये तो मैं भी बना लूँ अभी कोई पार्टी, इससे क्या मतलब। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।